जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे। और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्नों के साथ एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सारे बेहतर क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इनसे भी क्वेश्चन डाले हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है, जो भी फैक्ट आपको लगता है कि ये नोट करने लायक है, तो ज़रूर नोट करिए। और फिर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर 4 बार पढ़ने पे जितना याद होता है उतना एक बार लिखने से याद होता है, तो लिखा ज़रूर करिए। ये मेरी राह है। चलिए आज शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाएं घटी गई हैं। 4 घटनाएं दी हैं और इनका हमें क्रम बताना है कि कौन सी घटना कब घटी, और क्रम से बताना है कौन सी सबसे पहले, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, ऐसे। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय का निधन। आपने सुना होगा लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? 1928 में। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में सर पे चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन याद रखना, ये साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर है चौरी चौरा कांड। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। चौरी चौरा कांड की वजह से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। असहयोग आंदोलन वापस, ठीक है, ध्यान रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता होगा, ये 13 अप्रैल, ये डेट कैसे भूल सकते हैं, 13 अप्रैल 1919। निहत्ती जनता पर, जलियांवाला बाग अमृतसर में निहत्ती जनता पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। मुस्लिम लीग का गठन, ये हुआ था 1906 में। अब देखो डेट आपके सामने, अब क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन, तो सबसे पहले 4 नंबर। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, ठीक है। और ये अक्सर आप परीक्षा का पैटर्न ही यही है, एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। परीक्षा का पैटर्न भी यही है, इसी तरीके से पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस क्यों मनाया जाता है? बाघों के संरक्षण और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ध्यान रखना, दिवस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? 1966-67 में। 1966-67 में। और इसके जनक कौन माने जाते हैं भारत में? MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में अगर बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलांग, ठीक है, याद रखना, नॉर्मन बोरलांग। यहाँ दिए हैं बर्गेज कुरियन, इनको भी किसी क्रांति का जनक माना जाता है। बताओ कौन सी क्रांति का? इनको माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। इन्हें माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति का जनक। अच्छा एक बात बताओ, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है हरित क्रांति से। हरित क्रांति के बाद किस फसल में व्यापक वृद्धि मिली थी, या हरित क्रांति का असर किस खाद्यान्न फसल पर ज्यादा पड़ा था? तो ध्यान रखना, गेहूं उत्पादन में, हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन में
गेहूं उत्पादन में व्यापक वृद्धि, व्यापक वृद्धि हुई थी, ध्यान रखना ये गेहूं उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में आयोजित, बताना है किस देश में आयोजित अंडर 19 तीरंदाजी विश्व कप में, तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, प्राउड की बात है हम लोगों के लिए। अपने भारत की अदिति गोपीचंद मात्र ये 16 वर्ष की हैं, 16 वर्ष की, और इन्होंने तीरंदाजी में एक मानक होता है अधिकतम 720 अंक होते हैं, 720 अंक, 720 अंक में से अभी तक विश्व रिकॉर्ड था 705 अंक का, 705 अंक, मतलब विश्व रिकॉर्ड जिस खिलाड़ी ने बनाया था उसने 705 अंक हासिल किए थे 720 में, लेकिन अदिति गोपीचंद ने 720 में से 711 अंक प्राप्त किए तीरंदाजी में, समझ रहे हैं, 711, तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? कोलंबिया में। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक ये किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? पता होगा आपको, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये क्या है? बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ये 3 पिटक हैं। पहला कौन सा है? पहला है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ध्यान रखना ये। ठीक है, चलो अपना आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। मैदान में इसको गंगा कहते हैं, मैदानी भाग मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मैदान में इसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से, गंगा नदी के नाम से। लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं? पद्मा। ध्यान रखना, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे यहाँ से ये गंगा जा रही है, बांग्लादेश में इससे आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी मिलती है? ब्रह्मपुत्र। और इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। ये प्रश्न भी पूछा जाता है बांग्लादेश में जब गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक की अगर बात करें तो इसको चाहे तो लोकसभा में पेश कर दो या राज्यसभा में, कहीं भी पेश कर सकते हैं। अगर मान के चलो हमने लोकसभा में पेश किया तो लोकसभा में अगर हमने पेश किया तो ये लोकसभा से पास होकर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी अगर पास हो गया तब राष्ट्रपति के पास जाएगा उनकी अनुमति के लिए, और राष्ट्रपति ने भी अगर इस पे अनुमति दे दी तो ये विधि बन जाएगा, मतलब ये नियम बन जाएगा। ठीक है, ये क्रम होता है। और अगर राज्यसभा में पास किया गया पहले तो वही क्रम है, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये क्रम होता है। और तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और अब बात करते हैं संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन कहाँ पे दिया गया है? संविधान में भाग, इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? भाग 20 और अनुच्छेद 368।
ये 2 चीज़ें और ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368। एक फैक्ट और याद रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, ये क्वेश्चन बनता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो तटीय रेखा की लंबाई किसकी सबसे अधिक है, तो तटीय रेखा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, इसकी तटरेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। सबसे अधिक की बात की तो एक क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है। तो सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, गोवा की, गोवा, और ये कितनी है, 132 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो उत्तर भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश की, इसकी कितनी है, 972 किलोमीटर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सरकारी आयोग की बात करें, ये वित्तीय सुधार से, प्रशासनिक सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से या चुनाव सुधार से। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1983 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, ध्यान देना, ये इनके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे रणजीत सिंह सरकारिया। ये नाम है इनका, रणजीत सिंह सरकारिया। इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम क्या पड़ा, सरकारिया आयोग। इनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, इनके नाम में सरकारिया लगता था, इस वजह से इनके नाम पे इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग पड़ा, और ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बीडी सावरकर या सुभाष चंद्र बोस। तो अभिनव भारत की स्थापना की थी बीडी सावरकर ने। किसने, बीडी सावरकर ने। देखिए होता क्या था, हुआ क्या था कि 1899 में बीडी सावरकर ने मित्र मेला एक संस्था बनाई थी, एक संस्था बनाई थी। इसी मित्र मेले का नाम 1904 में परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इसी मित्र मेले का नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया गया था, ध्यान देना, ठीक है। और अभिनव भारत को ही अभी क्या कहते हैं हम, अभिनव भारत को यंग इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, सोसाइटी, ध्यान देना, यंग इंडिया सोसाइटी अभिनव भारत को ही कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की। ध्यान देना, महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में 12 जून 2023 को मनोहर लाल खट्टर, अब पता चल गया होगा ना किस राज्य से संबंधित है, मनोहर लाल खट्टर। ये कहाँ के सीएम हैं, ये सीएम है हरियाणा के, हरियाणा। इन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति उनके राज्य का पद्म पुरस्कार लेकर आएगा उसको 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। मतलब हर महीने 10,000 रुपए देंगे जो कोई पद्म पुरस्कार लेके आएगा। पद्म पुरस्कार होते कितने हैं, 3 तरह के पद्म पुरस्कार। पहला कौन सा है, पहला है पद्म
विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरे की बात करें तो पद्म भूषण, और तीसरा पद्म श्री। मतलब अगर कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री इन तीनों में से कोई भी पुरस्कार जीतता है तो उसको हर महीने 10,000 रुपये ये पेंशन देगी हरियाणा सरकार। याद रखना, ये हाल ही में घोषणा की गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके लिए लाजवाब हैं और सब एग्जाम को लेके एकदम मतलब समझ लो, हाँ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी टपक सकता है, तो इस वजह से किसी को इग्नोर मत करना, हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा है, अगला प्रश्न कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1911 ईस्वी में, और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसे माफ़ कर दिया, छोड़ दिया और ये चला गया। और 1 साल बाद इसने फिर से पूरी तैयारी के साथ, सॉरी इधर 1911 नहीं 1191 है, 1191, ठीक है। फिर 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने ये गलती नहीं की, उनको माफ़ नहीं किया, उनकी हत्या कर दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, 1191 और 1192। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है, तो बताना है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन जो होता है इसकी वजह क्या है, किस वजह से होता है। तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है, जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, ठीक है। और ऐसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी है, कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री, ध्यान देना 23.5 डिग्री। ये अब 23.5 झुके होने के बाद अपने अक्ष पे भी घूम रही है, रोटेट कर रही है दोनों तरह से। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने से मौसम परिवर्तन होता है, और सूर्य के पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से क्या होता है, दिन रात अपने अक्ष पे घूमने से और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने से क्या होता है, मौसम परिवर्तन। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की परिक्रमा मतलब सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, और अपनी धुरी पर झुकाव, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन मतलब अपने अक्ष पे घूर्णन, तो ये नहीं होगा, घूर्णन इसमें भी दिया है तो ये भी नहीं होगा। परिक्रमण, ये शब्द पकड़िए, ये मौसम परिवर्तन से है और घूर्णन होता है दिन रात से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए एक चीज, और एक आपने देखा होगा जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी और दंत चिकित्सक, इनके पास, दंत चिकित्सक के पास ऐसा एक उपकरण होता है, देखा होगा आपने, ठीक है, ऐसा उपकरण होता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी में, दंत चिकित्सक के पास जो उपकरण होता है उसमें, और दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जब कोई ड्राइवर के बगल से जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो शीशा लगा होता है, ड्राइवर के बगल से लगा होता है, पीछे की गाड़ियाँ देखते हैं, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। तो हमारा सही आंसर क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340, ध्यान देना, अनुच्छेद 340 ये किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 340 चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और वित्त आयोग। तो अनुच्छेद 340 है पिछड़ा वर्ग आयोग से, और पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है बताओ? इसके अध्यक्ष कौन है? हंसराज, सॉरी, इसके अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग आयोग के, तो हंसराज गंगाराम अहीर। अब बात करें चुनाव आयोग, इसकी कहाँ पे चर्चा की गई है संविधान में, किस अनुच्छेद में? तो चुनाव आयोग 324, अनुच्छेद 324 में इसकी चर्चा की गई। संघ लोक सेवा आयोग, इसका अनुच्छेद 315 है। वित्त आयोग, ये किस अनुच्छेद में है? 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरियन ये किस देश के साथ किया है? अभी इसका 12वां संस्करण हुआ है। 12वां संस्करण कहाँ? उत्तराखंड में अभी इसका आयोजन हुआ है हाल ही में, और ये मालदीव के साथ। एक्यूबेरियन किसके साथ होता है? युद्धाभ्यास मालदीव के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा होती क्या है? ध्यान देना, जब वर्षा होती है, वर्षा के जल का पीएच मान कितना कम हो जाए? 5.6 से कम। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये किस प्रदूषण के कारण होती है? ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? जो समाप्त ना हो। तो इस ऊर्जा में क्या आ जाएगा? जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो समाप्त नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा है गैर परंपरागत स्रोत? सौर ऊर्जा। एक ऊर्जा का होता है परंपरागत स्रोत, परंपरागत जो समाप्त हो जाए, मतलब जो भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम है, ये प्राकृतिक गैस है, ये भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है निम्नलिखित में से कौन फ्यूरर, ये शब्द ध्यान देना, फ्यूरर के नाम से जाना जाता था। एडोल्फ हिटलर,
तो फ्यूलर के नाम से किसको जाना जाता था? एडॉल्फ हिटलर को ही जाना जाता था। फ्यूलर के नाम से एडॉल्फ हिटलर को ही जाना जाता था। और ये 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। जर्मनी का चांसलर। चांसलर क्या होता है? चांसलर जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही जर्मनी में वहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष को क्या कहते हैं? चांसलर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, इसको नाजीवाद का जनक कहते हैं। नाजीवाद, नाजीवाद का जनक। ठीक है, इसकी आत्मकथा है हिटलर की। कौन बताएगा? हिटलर की आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा क्या है? मीन कैंप। मीन कैंप, ध्यान रखना हिटलर के बारे में ये 4 चीजें। अगला क्वेश्चन, थीन डैम। थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? थीन डैम ये कहाँ पे है? ये है पंजाब में। पंजाब में है, रावी नदी पर है। रावी नदी। ठीक है, रावी नदी की बात करें तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कांगड़ा जिला, कांगड़ा जिला से निकलती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से, ध्यान रखना इसका, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी? रावी नदी। रावी नदी पर थीन डैम कहाँ पे है? पंजाब में। ये ध्यान रखना, पंजाब में है ये थीन डैम, ना कि हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को? 9वें गुरु को। 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। गुरु अर्जुन देव, इनका ध्यान रखना, ये 5वें गुरु थे। 5वें गुरु, और इनको भी मृत्यु दंड की सजा दी थी किस मुगल शासक ने? जहांगीर ने। जहांगीर ने इनको बहुत यातनाएं दी थी और तड़पा तड़पा के बहुत मारा था, समझे? और क्यों मारा था? इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा की बात करें, कनारी, लेब्राडोर, क्यूरोसियो। तो कनारी और लेब्राडोर ये अटलांटिक महासागर की धारा है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा। क्यूरोसियो ये गर्म धारा है, कहाँ की? प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की। कैसे याद करेंगे? क्यूरोसियो पूछ रहा है क्यों रो रहे हो? क्यूरोसियो क्यों रो रहे हो? तो वो बता रहा है कि जल गए, इसलिए जल गए, यानी कि ये क्या है? गर्म। जल गए इसलिए रो रहा है वो। क्यूरोसियो मतलब जल गया इसलिए रो रहा है, यानी कि ये गर्म जल रहा है। लेब्राडोर बर्ड देखो, लेब्रो, एब्रो, हेब्रो, मतलब कूल बर्ड लग रहा है, ठीक है ना। कनारी, इसमें नारी, नारी तो हमेशा शीतलता की मूरत होती है, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी? कूल मतलब ठंडी, और नारी शीतल, शीतलता, ठंडी जलधारा। PSLV का विस्तार रूप बताना है। PSLV ये क्या है? PSLV जो अंतरिक्ष में हम लोग भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, जो अंतरिक्ष यान भेजते हैं, PSLV उनको ले जाने का एक व्हीकल है, एक तरह से समझ लिए, या वाहन है, ठीक है। अक्सर इसके बारे में ध्यान देना, पूछा जाता है ये कितने चरणों में बना है।
इसके कितने चरण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तृत रूप जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है इसके चरण। ये 4 चरण में है, 4 चरण, ठीक है। और अगर डीप में पूछेगा तो एक चीज और पूछ सकता है, इसका पहला चरण और तीसरा चरण, पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग होता है, ध्यान देना। और दूसरे और चौथे चरण में द्रव्य ईंधन का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। 4 चरण में है और इसके पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन, दूसरे चौथे चरण में द्रव्य ईंधन का प्रयोग होता है। और इसका विस्तार रूप क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमाचल और किसके बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी थोड़ा एक छोटा डायग्राम समझना पड़ेगा। ये हिमालय है, ये 3 श्रेणियां हैं हिमालय की, ध्यान देना। इसको कहते हैं आंतरिक हिमालय या महान हिमालय, ठीक है। ये तीसरी श्रेणी, इसको मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। और जो सबसे बाहर की है इसको बाहा हिमालय या शिवालिक भी कहते हैं, शिवालिक हिमालय, ठीक है। दुनिया की जितनी भी हिमालय की जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां, या कह लो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर है, महान हिमालय की श्रेणी पर। और पूछा गया है कि दून कहाँ है, ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय कह लो या हिमाचल और बाहा हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच ये जो घाटी हैं इनको दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, तो ये हिमाचल हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी है। तो क्या हो जाएगा, हिमाचल हिमालय और शिवालिक, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन बाहा ग्रह? ध्यान देना, जैसे अगर ये सूर्य है, सूर्य से सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर है वरुण। ये सूर्य से ग्रहों का क्रम है। ये 4 ग्रह, इन 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इनमें से बाह्य ग्रह कौन सा है, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये तो आंतरिक ग्रह है। यूरेनस यानी कि अरुण, ये बाह्य ग्रह हो जाएगा। और एक क्रम और पूछता है आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, फिर शनि दूसरे नंबर पे, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, 5वें पे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है, पृथ्वी हमारी 5वें नंबर पे है, 6वें पे शुक्र है और 7वें पे मंगल, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, 8वां बुध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? नहीं गुजरती, ध्यान देना, नहीं पूछा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, हम आपसे पूछते हैं, तो आंसर होगा 8। 8 राज्यों से, कौन कौन से 8 राज्य हैं यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। किससे नहीं जाएगी? उड़ीसा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रबी खरीफ के अतिरिक्त भारत में तीसरी फसल ऋतु बताना है। तीसरी कौन है? रबी है, खरीफ है और एक है जायद। तीसरी कौन सी है? जायद। जायद में कौन कौन सी फसल आती है? जैसे तरबूज है, खरबूज, खीरा, ककड़ी है ना, गर्मियों में आती हैं। ये है जायद की फसलें। रबी और खरीफ, इनकी फसलें बताओ। रबी की कौन कौन सी फसल है? रबी पूछा जाता है एग्जाम में। रबी की है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। ठीक है। और इसकी मुख्य फसल है धान। कौन सी? धान है। और कौन सी है? मक्का है, मूंग, बाजरा। ये खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। कौन से सन में? 1761 में। एक मूवी आई थी पानीपत, जिसमें संजय दत्त ने अहमद शाह अब्दाली का रोल निभाया था। देखा करिए, इतिहास से रिलेटेड मूवी जरूर देखा करिए, इससे काफ़ी जानकारी मिलती है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ठीक है। इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं। वास्तुकार कौन है? राम सुतार। ठीक है। इनकी वास्तुकार ध्यान रखना। एक सवाल और पूछा जाता है, ये किस कंपनी ने बनाया है? L&T कंपनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम। इंजन रहित मतलब इंजन अलग से नहीं लगता है, उसके जो डिब्बे हैं उसी में इंजन नीचे लगा है। जैसे मेमो ट्रेन चलती हैं, आपने देखा होगा, उनमें अलग से इंजन नहीं लगता। ऐसे ही पूछ रहा है पहली ट्रेन कौन सी है, मतलब सुपर फास्ट ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। तो वो ट्रेन है ट्रेन 80। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? कुलदीप नायर, संजय बारू, एस बोस, कर्ण थापर। तो इसके लेखक हैं संजय बारू। संजय बारू कौन थे? ये मनमोहन सिंह अपने पूर्व प्रधानमंत्री, इनके मीडिया सलाहकार थे। मीडिया सलाहकार। ठीक है। और ये मनमोहन सिंह पर ही इन्होंने, संजय बारू ने पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। कितना है इनका? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का है। और बात करी जाए सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम किसका है? सबसे कम ये है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? ये मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये पूछा जाता है अपना यूपी का कितना है? यूपी का याद रखना, ये है 829। ठीक है, और भारत का पूछा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना ये फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? मेरठ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में? तो बुलंद दरवाजा कब बनवाया गया था? 1602 ईस्वी में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा बनवाया गया था, और ये बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? किस डिस्ट्रिक्ट में? आगरा में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जनपद, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है उत्तर प्रदेश के 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सबसे अधिक साक्षर है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ की साक्षरता कितनी है? 80.12%। ये साक्षरता है। जब सबसे अधिक साक्षरता की बात की गई, तो सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षर है श्रावस्ती। सबसे कम साक्षर है श्रावस्ती, और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 46.74%। ठीक है, और भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की अगर बात करें तो 74.14%। ठीक है, और एक बात याद रखना, श्रावस्ती सबसे कम, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा। भारत की ये है। यूपी की भी पूछ ली जाती है। यूपी की साक्षरता दर कितनी है? कितनी है? 67.75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत वस्तु और सेवाओं पर मुख्य रूप से कर की कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? जीएसटी में कर की कितनी दरें हैं? एक है 5%, एक है 12%, और एक है 18%, और एक है 28%। तो कितनी दरें हैं? 4। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। क्वीटो कहाँ की राजधानी है? बताओ। क्वीटो है इक्वाडोर की। इक्वाडोर। जॉर्ज टाउन कहाँ की राजधानी है? जॉर्ज टाउन है गुयाना की। और परमारिबियो कहाँ की राजधानी है? यह है सूरीनाम की। सूरीनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। और इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव। ध्यान देना, ये पहले हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है अभी उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन प्रश्न थे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ध्यान देना, अगर कोई भी फैक्ट आपको लगता है कि हमें याद नहीं है, उन्हें लिखा ज़रूर करें, क्योंकि 4 बार पढ़ने से 1 बार लिखने के बराबर याद होता है। ये बात हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि पेन कॉपी लेकर बैठें और हर फैक्ट लिखा करें। इसी के साथ आज की सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।